नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए अपन 10th क्लास का आज जो है एक स्पेशल बैच यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। तो वो ये बैच रहेगा कि इसमें आपको फटाफट जो है कक्षा 10 की जो व्याकरण है वो यहाँ पर करवाई जाएगी। और जो आपकी परीक्षा 2022 की है बोर्ड एग्जाम जो है उसकी दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट ये जो क्लास है वो रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक बिंदु को लेके। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये जो आपको यहाँ पर कोर्स करवाया जा रहा है इसमें आपको लिखने लायक कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं एक एक बिंदु को जो है बहुत शॉर्टकट तरीके से यहाँ पर बताने वाला हूँ और उसी को आपको ध्यान में रखते हुए जो है जैसे सारी परिभाषाएं हैं या एक एक दो उदाहरण जो है वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करवाता जाऊँगा। तो ये क्लास जो है वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ। और एक दो क्वेश्चन जो मैंने कम्युनिटी जो अपनी टैब है उसमें मैंने डाले थे तो उनके मैं उत्तर देना चाहूँगा कि कारक के मैंने भेद पूछे थे आपसे कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो आपको बता दें कि कारक के भेदों की जो संख्या है वो रहती है 8। और एक प्रश्न और पूछा था मैंने कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के भेदों की अगर मैं बात करूं तो स्वर संधि के देखिए संधि के 3 भेद होते हैं और स्वर संधि के जो है वो 5 भेद होते हैं। ठीक है, ये जवाब मिल गए होंगे। चलिए और भी इस प्रकार के बहुत सारे सवाल जो है मैं कम्युनिटी टैब अपने चैनल पे जो कम्युनिटी टैब है वो उस पर मैं डालता रहता हूं तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए सबसे पहली बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, सबसे पहला जो अपना टॉपिक यहाँ पर रहेगा वो मैं बात करूँगा संज्ञा की। देखिए अपने यहाँ पर जो सारे जो व्याकरण के शुरू के जो बिंदु हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं कक्षा 10 के कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। और इसके अलावा अव्यय की बात करें तो ये सारा का सारा जो विकारी और अविकारी वाला जो भाग रहेगा वो सारा का सारा अपने 10th क्लास में है। देखिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए संज्ञा जो शब्द है उसका अन्य नाम अगर पूछा जाता है कि संज्ञा का अन्य नाम क्या है या संज्ञा का सामान्य अर्थ क्या हो सकता है, तो संज्ञा का सामान्य अर्थ आपको लिखना है नाम। संज्ञा का सामान्य अर्थ क्या रहेगा? नाम रहेगा। दूसरी बात ये रहेंगे कि इसकी परिभाषा जब भी पूछी जाती है तो परिभाषा में आपको क्या लिखना है। इसकी जो परिभाषा रहेगी इसका शॉर्टकट में बता दूं आपको कि आपको कुछ एक नाम याद रखने हैं, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर किसी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है या वस्तु है, व्यक्ति वस्तु स्थान, व्यक्ति वस्तु स्थान गुण दोष, व्यक्ति वस्तु स्थान गुण दोष दशा अवस्था आदि के यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट रहती है, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है वो याद रखने वाली क्या है। देखिए बहुत सारे बच्चों को ये सारा का सारा याद रहता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव गुण दोष दशा आदि को संज्ञा कहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे ही बोल देते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, आदि को संज्ञा नहीं कहते। कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, भाव है, गुण है, दोष है, दशा है, आदि को संज्ञा नहीं कहते। आदि के जो नाम है उनको संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा का सामान्य अर्थ क्या रहेगा? नाम रहेगा। क्लियर है इतनी बात? फिर देखिए अगला जो प्रश्न बनता है हमारे यहाँ किस प्रकार का बनता है, कक्षा 10th की स्टैंडर्ड की अगर दृष्टि से देखा जाए तो वो रहता है कि संज्ञा के भेद कितने हैं। अगर आपसे सिंपली सवाल पूछा जाता है, सीधे तौर पे अगर सवाल पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद या प्रकार हैं, तो उसको आपको उस समय जवाब देना है आपको 3। यानी अगर घुमा फिरा के सवाल नहीं पूछा जाता, सीधा ही अगर सवाल पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तब वहां पर आपको जवाब कितना देना पड़ेगा? 3 देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वो कौन कौन से हैं वो मैं 3 नाम यहाँ पर लिख देता हूं। पहला रहेगा अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला कौन सा रहेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा जो रहता है वो रहता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा जो रहता है वो रहता है अपने भाववाचक संज्ञा। देखिए मैंने जो ये क्लास स्टार्ट की है इसका एक ही उद्देश्य अपना रहेगा, वो ये रहेगा कि जो अपनी व्याकरण है, कक्षा 10 की जो व्याकरण है उसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादातर जो आपने डेशवर्क वगैरह देखी होंगे उन डेशवर्क में जो है किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं व्याकरण से रिलेटेड, उन सब की बात अपन यहाँ पर करेंगे। और एक एक बिंदु को मैं जो है फटाफट से बताऊंगा, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पूरी चीज़ आपके इसमें समझ में आएगी।
तो चलिए अभी आगे देखिए, यहाँ पर मैंने बात की थी कि संज्ञा के भेद या प्रकार कितने हैं। तो संज्ञा के भेद या प्रकार अगर सामान्य रूप से पूछे जाते हैं तब आपको जवाब कितना देना है, 3। और जब भी आपके खालिस्तान वाला प्रश्न आता है, जहां पर भी आपके खालिस्तान वाला प्रश्न आए तो उसमें आपको अंकों में 3 नहीं लिखना है। वहां पर आप अंकों में 3 नहीं लिखेंगे, वहां पर आपको शब्दों में लिखना है 3। ठीक है, तो वहां पर आपको शब्दों में लिखना है 3, अंकों में नहीं लिखना है, वरना वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, समझ तो जाएगा अगला, लेकिन तरीका ये सही रहता है। चलिए, सामान्य रूप से संज्ञा के भेद कितने हुए, 3 होते हैं। तो यहाँ पर पहली मैं बात करूंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में 3 शब्द याद रखने हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। व्यक्ति, वस्तु, स्थान। एक चीज और है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का अगर विशेष नाम है, किस प्रकार का नाम है भाई, विशेष नाम। देखिए इतना ही याद रखना है, किसी व्यक्ति, परिभाषा याद करवा रहा हूं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के विशेष नाम को क्या कहते हैं, विशेष नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वे किन किन का, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, स्थान हो सकता है, 3 ही रहेंगे। और ये कि ये 3 रहेंगे अपने किसमें, जातिवाचक में। तो व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है आदि की संपूर्ण जाति, संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले या जाति के नाम का, जाति के नाम का या जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अपना थर्ड रहता है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक जो संज्ञा है अपनी, इसमें इनको तो हटा देना है, क्या करना है, इनको तो हटा देना है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये 3 चीजें ली थी मैंने। अब इनको हटा के जो बाकी वाला जो पोर्शन बच गया अपना, जैसे यहां पर मैं लिखना चाहूंगा गुण, दोष, गुण, दोष, दशा, गुण, दोष, दशा, अवस्था, गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि के नाम को, आदि के नाम को ही क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ होगा इतना। बहुत शॉर्टकट तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के विशेष नाम को कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति के नाम का बोध जो कराएगा वो होगा जातिवाचक संज्ञा, और गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि के नाम का अगर बोध कराएगा तो वो होगा भाववाचक संज्ञा। क्लियर है इतना। ये 3 चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इन तीनों में ही आपको जो परीक्षा की दृष्टि से, देखो यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष नाम का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा में संपूर्ण जाति के नाम का बोध होता है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगी। चलिए मैं इसके उदाहरणों की भी बात करूंगा। ये आगे वाला जो भाग है वो अगर आप उतारना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले ले, बाकी जो है आपको फिर से रिवाइंड करके भी आप देख लेना। फिर मैं इसको मिटा देता हूं और उदाहरण यहाँ पर, उदाहरणों की अपन बात जो है वो यहाँ पर करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या होंगे। जैसे मैंने लिखा राम, श्याम, राम, श्याम, अरावली, राम, श्याम, अरावली, ये मैंने लिखा। अब देखो ये विशेष नाम है, सारे के सारे क्या है, विशेष नाम है। अब यहां पर इनकी अगर जाति की बात करें, यानी ऐसे शब्द जो इनके संपूर्ण जाति का बोध करवाए, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, मानव की बात करूं, तो राम और श्याम क्या है, मानव है, व्यक्ति है, ठीक है, मानव है, तो ये संपूर्ण जाति का हो गया, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा हो गई। अगर मैं अरावली की बात करूं तो अरावली क्या है, एक पर्वत है, तो यहाँ पर सभी पर्वतों की बात हो जाती है, अरावली हो चाहे हिमालय हो चाहे एंडीज हो या और कोई अदर जो भी है, सारी की सारी किसमें आ जाती है, पर्वत में। तो ये तो हो गई विशेष नाम, ये हो गई इसकी जाति। और यहाँ पर जैसे मैं अगर भाव की बात करूं तो यहाँ पर मानव की बात करें तो मानवता हो जाता है, मानव की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाती है, मानवता हो जाती है। क्या हो जाती है, मानवता। तो यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, ता लगा दिया, यानी मानव, मानव तो हो गया जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। और मानव के नाम में अगर बात करें तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, विशेष नाम का बोध कराएगा वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और लास्ट जो रहता है वो है अपने भाववाचक संज्ञा में, जैसे मानवता, मित्रता, दोस्ती हो जाती है, और यहाँ पर सुंदरता हो जाता है, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, वो मैंने सारी आपको करवा रखी हैं। आपको ज़्यादा पढ़ना है तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी मैंने ये तीनों जो है यहाँ पे मैंने समझा दिए हैं, तीनों के उदाहरण मैंने समझा दिए हैं। अब सवाल एक और पूछा जाता है, वो कैसा सवाल पूछा जाएगा, वो सवाल ये पूछा जाएगा कि देखिए एक सवाल तो ये बनता है कि जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा के भेदों की अगर बात की जाए तो जातिवाचक संज्ञा के भेद रहते हैं अपने दो। कौन कौन सा रहता है, पहला जो अपना रहेगा वो रहेगा समूहवाचक। कौन सा रहेगा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, समूहवाचक रहेगा। दूसरे की बात करें तो वो हो जाएगा द्रव्यवाचक। कौन सा हो जाएगा, द्रव्यवाचक।
दूसरा रह जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। दो रहेगी, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब यहाँ पर एक सवाल और पूछा जाता है कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद हैं? अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के भेद। तो यहाँ पर देखिए, संज्ञा के भेद अर्थ की दृष्टि से अगर पूछे जाते हैं तो वहां पर आपको जवाब कितना देना है? वहां पर आपको जवाब देना है 5। अर्थ की दृष्टि से अगर संज्ञा के भेद पूछे जाते हैं तो कितने बताने हैं? 5 बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 की अगर मैं बात करूं कि 5 भेद हैं, तो वो 5 भेद कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को थोड़ा सा और स्पष्टीकरण कर देता हूं कि जहां पर भी समूह के नाम का बोध हो, जहां पर भी समूह के नाम का, इनके जो उदाहरण रहेंगे दोनों के, वो उदाहरण किसके भी माने जाएंगे? जातिवाचक संख्या भी माने जाएंगे। यहाँ पर मैं समूह की बात करूं कि ऐसे शब्द जो समूह के नाम का बोध करवाए, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ भीड़, भीड़ का नाम लेते ही ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे लोग वहां पर होंगे। यहाँ पर मैं बात करूँ सेना की, सेना, ठीक है, मंडली हो सकती है। इसके अलावा बात करें तो पुलिस हो सकती है। इसके अलावा जैसे सभा हो सकती है, सम्मेलन हो सकता है, तो वो रहेंगे समूहवाचक में। आगे बात करें द्रव्यवाचक में, जो पदार्थ हैं अपने, चाहे तरल हो चाहे ठोस हो, जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं सीमेंट की बात करूं, जैसे मैं ईंट की बात करूं, लोहा हो सकता है, लोहा है, सोना है, चांदी है, पानी है, तो ये सारे के सारे किस में रहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो ये जितने भी शब्द हैं जो द्रव्य, तरल अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, तो वो रहेंगे द्रव्यवाचक में। समूह के नाम का बोध जो कराएगा वो होगा समूहवाचक में, ठीक है। भाव, गुण, दोष, दशा आदि के नाम का बोध कराएगा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, व्यक्ति है, स्थान है ना, तो वो करवाएगा, समूह के नाम का बोध जो करवाएगा वो जातिवाचक होगा, और किसी विशेष नाम का जो बोध करवाएगा वो होगा व्यक्तिवाचक, ठीक है। मेरे ख्याल से इन 5 से 7 मिनट में आपको ये संज्ञा जो है वो पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए, इससे जो नेक्स्ट बिंदु जो अपना रहता है वो रहता है सर्वनाम का। इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो आप कमेंट जरूर करें, अलग से वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नहीं 10 बार पढ़ा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूं, अगला अपना जो रहेगा वो रहेगा सर्वनाम। इसको मिटा देते हैं। सर्वनाम, देखिए सर्वनाम की मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है। फिर भी आप अपन जो है एक बार रिवाइज इसको कर लेते हैं ताकि अपने परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएं। देखिए सर्वनाम होता क्या है, यहाँ पर फटाफट कोर्स हो रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा नहीं कि भाई बहुत गहराई तक आपको पढ़ाया जाएगा, गहराई में नहीं ले जाया जाएगा, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। चलिए अब मैं बात करता हूँ सर्वनाम की। देखिए सर्वनाम शब्द जो है, सर्वनाम, तो सर्वनाम देखो बना है सर्व प्लस नाम से। यहाँ पर मैं बात करूँ तो सर्व प्लस नाम से जो है वो सर्वनाम शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है पास बैठना। ये चीज याद रखनी है। सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा शब्द सम प्लस ज्ञा से बना है, जो ज्ञात है उसे संज्ञा कहते हैं, ठीक है। सर्व प्लस नाम सर्वनाम, और अर्थ होता है पास बैठना। अर्थ क्या होगा? पास बैठना। अब बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा में क्या याद रखना है? दो ही चीजें याद रखनी है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, अब कई बच्चों को ना प्रयुक्त शब्द याद नहीं रहता, तो वहां पर आप लिख सकते हैं काम आने वाले, यानी संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों को अपन काम मिलेंगे वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हमारा जो बनता है वो ये बनता है कि सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम के भेद, तो मैं लिख देता हूं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेदों की अगर बात की जाए तो सर्वनाम के भेद जो रहते हैं वो रहते हैं 6। कितने रहते हैं भाई? 6 रहते हैं। वो कौन कौन से? मैं नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहला जो अपना रहता है वो रहता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। नाम याद होने बहुत जरूरी है, और जब भी परीक्षा में खाली स्थान में अगर 6 लिखना है तो वो आपको शब्दों में लिखना है, ठीक है, अंकों में नहीं लिखना है। दूसरा रहता है अपने निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। और थर्ड जो रहेगा वो रहेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा जो रहेगा वो रहेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, ये मैं लिखूंगा। पांचवा रहेगा वो रहेगा संबंधवाचक सर्वनाम,
संबंधवाचक सर्वनाम, और लास्ट जो रहेगा वो रहेगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। एक एक की परिभाषा लेके मैं सबसे पहले चलूंगा, फिर एक एक का उदाहरण आपको बताऊंगा, बहुत बढ़िया से यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, अभी मैं फिर से आपको बता दूं कि ये जो कोर्स चल रहा है वो फटाफट 10th क्लास की व्याकरण का बिंदु चल रहा है, तो बने रहिए और एक एक बिंदु को देखते रहिए। चलिए पहली मैं बात करूं तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम, तीन चीजें यहाँ पे याद रखनी है। वो याद ये रखनी है कि जैसे मैं कहूँ बोलने वाले, बोलने वाला, सुनने वाला, एक होता है बोलने वाला और दूसरा होता है सुनने वाला और तीसरा होता है अन्य। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है उसमें एक होता है कहने वाला या बोलने वाला, जिसको अपन कहते हैं वक्ता, क्या कहते हैं वक्ता, और दूसरा होता है सुनने वाला, सुनने वाले को अपन कहते हैं श्रोता, सुनने वाले को क्या कहा जाता है श्रोता, और एक होता है अन्य। यानी अगर मैं यहाँ पर बात करूं, एक तो जैसे मैं हूं तो मैं अपने लिए किन शब्दों को काम में लेता हूं, तो यहाँ पर परिभाषा की दृष्टि से मैं अगर देखूं तो यहाँ पर बोलने वाला, सुनने वाले और कहने अन्य किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर अगर शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं तो वो होते हैं अपने पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर देखिए बोलने वाला कौन होता है, जैसे मैं यहाँ पर बोलने वाला हूं, मैं वक्ता हूं, तो मैं अपने लिए किन शब्दों को काम में लेता हूं, जैसे मैं है, हम है, मैंने है, हमने है, हमको है, हमसे है, हमारा है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे मैं बात करूं दूसरे की, दूसरा अपना जो रहता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, देखो निश्चयवाचक का मतलब एक शब्द याद रखना है कि वे सर्वनाम शब्द जो निश्चितता का बोध करवाए, किसका बोध करवाए, निश्चितता का बोध करवाए, उसे क्या कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा याद रखनी है, वे सर्वनाम शब्द जो निश्चितता का बोध कराए, किसका बोध करवाएगा, निश्चितता का बोध करवाएगा। चलिए अगला है अपना अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, वे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चितता का बोध करवाए, तो यहां पर जो अपने लिए शब्द इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है अनिश्चितता, क्या रहता है अनिश्चितता शब्द रहता है। और थर्ड ये 4 नंबर वाला जो है जिसमें है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराए, किसका बोध कराए, प्रश्न का बोध कराए, तो प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम जो होंगे वो कहलाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है अपना संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, देखो वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में संबंध का बोध करवाए, किसका बोध करवाएंगे, संबंध का बोध करवाए, उसे क्या कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। और लास्ट जो रहता है वो है निजवाचक सर्वनाम, यानी वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आए और निजता का बोध कराए, किसका बोध करवाएंगे, निजता होती है निजीपन, निजता यानी निजी। अब देखिए मैं सबके उदाहरण यहाँ पर एक एक को दूंगा और फिर आपको समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने पहले ही उदाहरण आपको बता दिए हैं, जैसे मैं है, हम है, अपने लिए। फिर सुनने वाला की बात करें, सुनने वाले जैसे आप हो तो आपके लिए में आप है, तुम है, तू हो, तो ऐसे शब्दों को सुनने वाले। फिर अन्य की बात करें तो इस, उस, इन, उन, वे सारे के सारे क्या रहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण रहते हैं। अब यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। जब भी पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पूछे जाएं तो 3 आपको बताने हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक, पहला कौन सा रहेगा, उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम का मतलब होता है जो वक्ता है, उत्तम पुरुषवाचक। दूसरा रहेगा मध्यम पुरुषवाचक, दूसरा कौन सा है, मध्यम पुरुषवाचक। और तीसरा रहता है अन्य पुरुषवाचक। तो इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद भी 3 है। उदाहरणों की बात करें तो मैं, मैंने, हमको उत्तम पुरुषवाचक में, फिर है तुम, तुमने, तुमको, तुमसे, तुम्हारा, आपने, आपको, आपसे, ये हो जाएंगे मध्यम पुरुषवाचक में। अन्य की बात करें इसने, उसने, उसको, उस, इन, उन, सारे के सारे रहेंगे वो रहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के। ठीक है, इन तीनों के स्थान पे जो शब्द काम में आएंगे, जिन नाम के स्थान पे जो शब्द काम में आएंगे वो होगा पुरुषवाचक। अब बात करते हैं निश्चयवाचक की, निश्चितता का बोध जरूर है। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ, जैसे उदाहरण की दृष्टि से यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, अगर मैंने ये लिखा यह मेरा पेन है, तो यहाँ पर निश्चितता का बोध जो शब्द करवा रहा है वो है यह, तो यह एक सर्वनाम है और ये क्या करवा रहा है, निश्चितता का बोध करवा रहा है। यहाँ पर यह जो शब्द आया है वो पेन की ओर संकेत कर रहा है, निश्चितता का बोध करवा रहा है। जैसे मैं कहूँ यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, तो यहाँ पर जो निश्चितता का बोध करवा रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह भी आ सकता है, वह भी आ सकता है, वे भी आ सकते हैं। ठीक है, अगला है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपको सिर्फ 3 शब्द याद रखने हैं, वो याद रखने हैं, देखो कौन कौन से हैं। एक तो है कोई, एक तो है कोई, और एक है कुछ, एक है कुछ, और एक है किसी। ये 3 शब्द आपको याद रखने हैं, कोई, कुछ और किसी। तो यहाँ पर जैसे मैं कहूँ कोई आया है, कोई आया है, अगर मैं लिख देता हूं कि कोई आदमी आया है तो वो कंडीशन बदल जाएगी, वो वहां पर विशेषण हो जाएगा। ठीक है,
तो बात अपन विशेषण में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे कोई है, कोई आया है, तो कोई यहाँ पर अनिश्चितता का बोध करवा रहा है। कुछ, उसने कुछ खरीदा, तो कुछ के लिए यहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो रहा है। फिर है किसी ने कहा था, किसी ने कहा था, अनिश्चितता का बोध। ये तीनों शब्द जहां कहीं पर भी आ जाएं और किसी संज्ञा के स्थान पे आए तो वहां पर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में भी आपको दो ही शब्द याद रखने हैं। वो कौन कौन से देखो, एक तो है कौन, एक तो है कौन है, और एक किसको है, एक किसको है ना, और एक आ जाता है अपने क्या। क्या बहुत सारी कंडीशन में जो है अदर हो जाएगा। क्या जो है वो सब जगह प्रश्नवाचक में नहीं रहेगा, सब जगह प्रश्नवाचक सर्वनाम में नहीं रहेगा। जैसे मैंने कहा कि कौन आया है, कौन आया है, तो यहाँ पर किसी नाम के स्थान पे आया। जैसे मैंने कहा उसने किसको पीटा, उसने किसको पीटा, उसने किसको पीटा, तो यहाँ पर किसको जो शब्द है वो भी प्रश्न बना रहा है। फिर मैं आगे बात करूं कि वह क्या लाया, क्या लाया, तो मतलब कुछ चीज का नाम वो ले सकता है, किसी चीज के नाम के स्थान पर वो आ सकता है। यानी ध्यान ये रखना है कि ये प्रश्न सूचक शब्द अगर किसी संज्ञा के स्थान पे आ रहे हैं तभी वो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, अन्यथा वो क्रिया विशेषण भी हो सकते हैं। आगे मैं बात करूं संबंधवाचक की। संबंधवाचक में यानी संबंध का बोध करवाएगा। जैसे कैसे कैसे करवाएगा, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस में यहाँ पर जिसकी और उसकी जो शब्द है वो इसमें और इसमें जो है संबंध का बोध करवा रहे हैं। यानी जो जिसकी और उसकी आया है वो लाठी और भैंस में संबंध का बोध करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। इनकी जगह आप किसी का नाम भी रख सकते हो, अपना नाम रख के देख लो, यहाँ पर सटीक बैठेगा। नाम के स्थान पे है, संबंध का बोध करवा रहा है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम। आगे रहता है अपने निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में क्या होता है, निजता का बोध करवाएगा, अपनेपन का बोध वहां पर करवाएगा। तो कुछ शब्द मैं यहाँ पर लिख देता हूं। जैसे यहाँ पर मैं बात करूं तो स्वयं है, स्वयं आ सकता है, खुद आ सकता है, स्वयं है, खुद है, निजी है ना, तो अपना है। ये सारे के सारे क्या रहेंगे, ये वे शब्द हैं जो निजता का बोध करवाते हैं और संज्ञा के स्थान पे आते हैं। जैसे मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूं, मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूं, अपना भी आता है, खाना भी आ गया, सॉरी स्वयं भी आ गया, तो दोनों शब्द जो रहेंगे वो रहेंगे निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर भी आपके कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर करें। और आज के लिए मैं जो है ये 2 वीडियो ही बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए जो है 2 वीडियो ही बने, ये दो टॉपिक ही बने हैं। फिर मैं आगे जो है कल वीडियो और डालूंगा, उसमें मैं सर्वनाम क्रिया, सॉरी विशेषण, क्रिया और जो अव्यय रहता है अपना, जिसमें क्रिया विशेषण आ जाता है, संबंध बोधक अव्यय आ जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय आ जाता है और विस्मयादि बोधक अव्यय आ जाता है। इन सब का मैं वीडियो एक ही बनाऊंगा अगर पॉसिबल हो सका तो, वरना 2-2 के डाल ही रहे हैं। अव्यय का अलग बना देंगे, इनका अलग बना देंगे। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? क्या इस प्रकार के और भी वीडियो जो है बहुत तेज गति से अपने को बनाने चाहिए, या मतलब आपकी पढ़ाई में ये कितने महत्वपूर्ण साबित होते हैं, कितना इनका फायदा आपको मिल रहा है, तो वो सारी बातें आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, ताकि और भी बच्चे जो है इस व्याकरण का जो अपना रैपिड जो रिविजन चल रहा है वो इसका जो बेनिफिट है वो सबको मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।